Hello friends, how are you all? I'm Valli and today I'm going to discuss July 2018 previous year's questions, education subject part 18. So in the previous sessions, we have completed 55 questions almost. So today I'm going to start from the question number 56. So while assessing the attitude of administrators towards a women empowerment program, जब आप assess कर रहे हैं किसी का attitude और किसका attitude आप assess करें अपने administrator का जो एक women empowerment program है उसके through. A researcher had no preconceived notions about what she might discover. Researcher को कोई भी idea नहीं है कि वो क्या discover करने वाली है, and she continued interviewing until key themes emerged. जब तक कि key themes emerge हुई तब तक उसने अपना interview continue कर दिया and indicate the paradigm of research being followed. और किस चीज की ये paradigm को indicate करता है research की, आपको ये बताना है. So, क्या होगा हमारे इन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जब आप किसका असेस कर रहे हैं एटीट्यूड और किसके टुवर्ड्स कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के टुवर्ड्स, तो दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि पहले इन चारों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. जो हमारी एथनोग्राफिक स्टडी होती है किसी भी लोगों के कल्चर को स्टडी करना एथनोग्राफी कहलाता है और ये क्वालिटेटिव मेथड होता है हमारा. जैसे हम जनरली सोशल साइंस में यूज करते हैं लोगों के ऑब्जर्वेशन यूज करने के लिए, कैसे वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, क्या उनकी सोशल गैदरिंग्स हैं, कैसे वो लोग अपनी सोशल लाइफ को स्पेंड करते हैं. आप किसी भी कम्युनिटी की पिक्चर के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, उनके कल्चर को स्टडी कर रहे हैं, उनकी बिलीफ को स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स इथनोग्राफिक. आप उनके कल्चर पे स्टडी करना. ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च. जो अप्रोच हम लोग लेते हैं अपने रिसर्च में ग्राउंडेड थ्योरी जनरली किस चीज को कि आप कौन से कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी लेके आप किस तरह से डाटा को कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च में, कैसे आप सिंथेसाइज करते हैं, कैसे आप एनालाइज करते हैं. इट्स अ क्वालिटेटिव रिसर्च कि आप अपनी रिसर्च की थ्योरी बनाने के लिए किन किन चीजों को किस तरह से डाटा को कलेक्ट करके किस तरह से कंपेयर करके चीजों को आप बनाते हैं. तो जब आप अपनी रिसर्च में थ्योरी कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्राउंडेड थ्योरी. It sets out to discover or construct theory from the data systematically obtained and analyzing using comparative analysis. वो डाटा जो आप अपनी थ्योरी बनाने के लिए लेते हैं वो बहुत सिस्टमैटिकली आपने लिया हुआ होता है, उसको एनालाइज किया हुआ होता है अलग अलग कंपैरेटिव एनालिसिस करके. तो ये होती है हमारी ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच. एंड द नेक्स्ट वन इज फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी अप्रोच. फिनोमिना से आप समझ सकते हैं जब आप किसी भी चीज के आप फिनोमिना को एक्सपीरियंस करें, एक्सप्लोर कर रहे हैं. इट एम्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस व्हिच कैन ओनली बी डन बाय कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द इंडिविजुअल. दैट मीन्स कि आप लोगों के लाइव एक्सपीरियंस से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी के फिनोमिना को आप स्टडी कर रहे हैं. Phenomenology often refer to the live experience and the data is often limited to interviews while findings are reported as a rich description of the experience. ये आप डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेके उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. तो ये फाइंडिंग्स जो कहलाती है आपकी ये फिनोमिनोलॉजी स्टडी कहलाती है. केस स्टडी अप्रोच, किसी भी केस को इन डेप्थ स्टडी करना. एक केस स्टडी इज अ रिसर्च अप्रोच दैट इज यूज्ड टू जनरेट एन इन डेप्थ multifaceted understanding of a complex issue in its real life context. किसी भी चीज के रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए जब आप किसी भी चीज को बहुत उसके अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं, मल्टीफेसेटेड अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं आप किसी भी इशू की और उसकी इन डेप्थ स्टडी करना केस स्टडी कहलाता है. और ये सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है और बहुत वाइड वैरायटी ऑफ स्टडी होती है वाली जो जनरली हम सोशल साइंस के अंदर करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा जब आप किसी का एटीट्यूड को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं कि वो क्या डिस्कवर करने वाला है, लेकिन उसका इंटरव्यू आपने लेना शुरू करें सारी की थीम्स इमर्ज करते हुए थीम्स को, तो ये आपका ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच कहलाएगा. क्योंकि ना तो यहाँ पे आप किसी के कल्चर पे स्टडी कर रहे हैं, ना पे आप यहाँ किसी के एक्सपीरियंस पे स्टडी कर रहे हैं, ना ही आप किसी के इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं. तो ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच आपका निकल के आता है आंसर. Next question. A researcher compared two sets of curricular materials in order. एक researcher दो sets of curricular material है उसके पास, उसको वो compare कर रहा है. क्यों compare कर रहा है? क्योंकि वो क्या करना चाहता है, in order to determine which set is more pedagogically sound. वो ये देखना चाह रहा है कि सबसे अच्छा कौन सा होगा इनमें से पीडागोजी के अकॉर्डिंग. वो उसको पीडागोजी के लिए चीजें चाहिए थी, तो इसलिए उसने दो करिकुलर मटेरियल्स को कंपेयर करके देखा, उसमें सबसे अच्छा कौन सा है वो उसको निकालना है, उसमें से डिटरमाइन करना है. इन द स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एरर. इनमें से कौन सा ऐसा है जो सोर्स ऑफ एरर की तरह एक्ट करेगा.
एट्रिशन, कंटेंट चॉइस बायस, हिस्ट्री या फिर सब्जेक्ट इफेक्ट्स। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि वो सोर्स ऑफ एरर क्या हो सकती है कि जो वो ऑलरेडी बच्चों के लिए सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो सबसे ज्यादा अच्छा पेडागोजी को समझने के लिए, तो दैट मीन्स कंटेंट चॉइस बायसनेस। बायसनेस किस चीज में उसकी, कि वो कंटेंट को ऑलरेडी चूज करने की कोशिश कर रहा है कि इनमें से सबसे बेस्ट कंटेंट कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू द पेडागोजी। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा कंटेंट चॉइस बायस। और इसको मैंने थोड़ा सा रिटन में भी गिवन किया है कि अगर आप चाहें तो चीज अच्छे से पढ़ना तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जनरली जो हमारी एरर्स होती हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एरर का डिफाइन किया गया है, सोर्स ऑफ एरर पूछा था इन्होंने, तो जनरली क्या होती है, एक तो सिस्टमैटिक एरर आपकी होती है, एक होती है रैंडम एरर। करिकुलम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं सिस्टमैटिक एरर कौन सी होती है, इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि आपने कौन सा स्टडी, मतलब आप किस स्टडी को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या मेजरमेंट थे उसके स्टडी में, कौन कौन से वेरिएबल्स उन्होंने लिए थे। आप बायसनेस का अगर हम इनवर्स देखते हैं, दैट मीन्स आप किसी चीज को लेकर बहुत बायस्ड हैं, आपको एक ही चीज चाहिए। अगर हम इनवर्स की बात करते हैं तो वो तो उसका वैलिड हो जाता है। और रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर की मतलब आप कोई भी चीज आपसे अचानक से हो गई, मतलब आप कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई रिसर्च डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा में कोई प्रॉब्लम हो गई, इक्विपमेंट आपने सही से नहीं किया, मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो दैट्स कॉल्ड रैंडम एरर्स। और कंटेंट चॉइस वाइज वही होता है कि आप अपने पर्टिकुलर कंटेंट को प्रायोरिटी देना किसी भी दूसरे डिजाइन के बेसिस पे, तो ये आपका होता है कंटेंट चॉइस बायसनेस। इसमें और टर्म्स भी दी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। So the next question is, for the purpose of highlighting the characteristics of a particular group of children, आप किस पर्पज से हाईलाइट कर रहे हैं बच्चों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, which of the following may be considered as a primary source, मतलब सबसे इनिशियल सोर्स क्या होगा इन ऑप्शंस में से। A review of research published in the last 5 years, ये तो प्राइमरी सोर्स नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी जो 5 साल पहले रिसर्च हो चुकी है उसको आपको रिव्यू करना, ये कोई नया काम नहीं हुआ, ये प्राइमरी सोर्स नहीं हुआ, ये तो सेकेंडरी हो गया। अ क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द ऑटिज्म, एक क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन देखना साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किन बच्चों की जो ऑटिज्म के हैं, ये भी सेकेंडरी हो गया। फाइंडिंग्स ऑफ केस स्टडीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑफ, आप किसी चीज को फाइंड कर रहे हैं, केस स्टडी को आपने फाइंड करना शुरू किया है, तो ये आपका प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन स्पेशल एजुकेशन नहीं, फाइंडिंग किसी भी चीज को फाइंड करना, सबसे पहले तो आप देखोगे ढूंढोगे उसके बाद जाके चीजों को एक्सप्लेन करोगे या क्रिटिकली चीजों को देख पाओगे, जजमेंट पे आओगे। तो फर्स्ट आप ये थर्ड जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आपका प्राइमरी सोर्स हो गया। A teacher prepare a test for measuring socially acceptable behavior of participants in the school program, टीचर एक टेस्ट प्रिपेयर कर रहा है मेजर करने के लिए किस चीज को, बच्चों का सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर पार्टिसिपेंट्स का अपने स्कूल प्रोग्राम में, उसके लिए कोई एक टेस्ट मेजर बना रहा है। व्हाट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी विल बी कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है इसके हिसाब से कौन सा रिलायबिलिटी पार्ट होगा जो इंपॉर्टेंट होगा। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कि आप जितनी बार रिजल्ट निकालेंगे आपको सेम रिजल्ट मिले, दैट मींस दैट योर रिजल्ट हैज कंसिस्टेंट, हर बार टेस्ट करने पे सेम रिजल्ट आ रहा है, दैट मींस योर टेस्ट इज रिलायबल एंड वैलिड। तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द 4 टर्म्स। स्प्लिट हाफ का मतलब जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी जब आप कंटेंट की कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है जब आप, ये एक स्टैटिस्टिक्स टर्म्स होती है, जनरली हम कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अ मेजर इज सेड टू हैव हाईली रिलायबिलिटी इफ इट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स अंडर कंसिस्टेंट कंडीशंस, जब आप बार बार टेस्ट करके देख रहे हैं एक ही कंडीशन में और आपको सेम रिजल्ट मिला है, दैट मींस योर टेस्ट इज रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है, किस चीज को रेफर करता है, कंसिस्टेंसी को रेफर करता है, दैट मींस कि आपका मेजरमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली सेम आ रहा हो। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो 3 टाइप की कंसिस्टेंसी को मानते हैं, ओवर टाइम, अक्रॉस डिफरेंट रिसर्चर्स। दैट मींस ओवर टाइम, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, एक ही टाइम में एक ही सेम ही टाइम में जब बार बार टेस्ट रिटेस्ट करके देखना, रिलायबिलिटी को चेक करना। अक्रॉस आइटम्स, जब डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में इंटरनली कंसिस्टेंसी को चेक करना। अक्रॉस डिफरेंट रिसर्चर्स, सेम चीज जब डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स करेंगे, दैट मींस इंटररेटेड रिलायबिलिटी, जब आप चेक कर रहे हैं अलग अलग ऑब्जर्वर से आप एक ही चीज को चेक करा के रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं। अब मेथड्स कौन कौन से होते हैं रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, अ टेस्ट फॉर अ सिंगल नॉलेज एरिया, जब आप किसी एक सिंगल एरिया पे कर रहे हैं और लेकिन उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हैं, बोथ पार्ट्स आर गिवन टू वन ग्रुप एट द सेम टाइम, एक ही ग्रुप को आपने दोनों पार्ट्स एक ही टाइम में देने हैं,
Scores from both parts of the test are correlated. फिर इन दोनों scores को आप correlate करके देखेंगे. The split half method assesses the internal consistency of the test. जो हमारे split half reliability होता है, ये internal consistency को check करता है. Inter-rater reliability is the extent to which two or more raters or observers, coders, examiners से agree. जब किसी चीज की ये इशू ये एड्रेस करता है इशू ऑफ कंसिस्टेंसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रेटिंग सिस्टम. जो रेटिंग सिस्टम गिवन किया गया है उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करता है डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए. डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग द रेटर्स के सब लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है, जो एग्जामिनर्स ने ऑब्जर्व किया, वो सब चीजें सेम है कि नहीं. इट इज अ स्कोर हाउ मच होमोजेनिटी और कंसेंसस एग्जिस्ट इन द रेटिंग्स गिवन बाय दिस. एक ही चीज को जब डिफरेंट जजमेंट मिलेंगे तो उसमें ये कंसिस्टेंसी चेक करना कि सबके रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं, इस रिलायबिलिटी को बोलते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी. देयरफॉर द इंटर रेटर रिलायबिलिटी इज कंसिडर्ड to be important for a teacher because it refers to statistical measurement that determine how similar the data collected by the different raters are. आपने एक टेस्ट लिया और different जो टीचर से सबने चेक किया डाटा को और सबका सेम रिजल्ट आया. That means a rater is someone who is scoring or measuring performance, behavior or skill in a human or in a man. इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का, किसी का भी आप बिहेवियर को चेक करने के लिए ये चीजें हम यूज कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर बैठता है कि जब आप एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां आपका क्या काम आएगा, इंटर रेटर रिलायबिलिटी काम आएगा. लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का. There is a set 1 and the set 2. Set 1 refers to attribute based scientific criteria and the set 2 follows the description. So first of all you have to know these are the terminologies. Parsimony का मतलब है किसी भी चीज की सिंपल एक्सप्लेनेशन देना. Empiricism, जिस चीज को आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देखते हैं. Precise, किसी भी चीज का बिल्कुल प्रिसाइज वे में होना. और एक्यूरेट, मतलब प्रिसाइज का मतलब हो जाता है एक्यूरेट, एक्यूरेसी. ऑब्जेक्टिविटी, जब आप बायसनेस दिखाते हैं किसी चीज के अंदर तो हम उसके बेसिस पे देख सकते हैं. क्या आंसर होगा हमारा, पार्सिमोनी. या explanations should be simple as possible. Yes, fourth one. And the empiricism, knowledge should be grounded in observation. Precision, research should be on accurate measurements. And the objectivity, interpretation of research should not reflect personal biasness. Yes, so our answer is second. So and I wish कि ये सब चीज आपके लिए काफी क्लियर हो और आप लोग के लिए अंडरस्टैंडिंग हो. तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है. एंड अगर पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स. स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग.